हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम सभी एक ऐसी टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिक्स मीन्स कि आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपके वर्कशॉप में, मेनली आईटीआई के वर्कशॉप में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आपको इसे यूज़ करने के लिए सिखाया जाता है। तो आज मैं इसका नोमेनक्लेचर मतलब आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ सभी को। तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं आपको जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो एक मार्किंग टूल है। मीन्स इसके थ्रू क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। और इस मार्किंग टूल का नाम जो है वो है सरफेस गेज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सरफेस गेज। सरफेस गेज। सरफेस गेज जो होता है वो एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। ये हमारा मार्किंग टूल है, इसके थ्रू हम लोग मार्किंग करते हैं। सरफेस गेज के बारे में और भी कुछ बातें हैं। सरफेस गेज को पहचानने के लिए सबसे पहले कि एक रॉड होता है, उसके साथ में एक स्क्राइबर लगा होता है। तो चलिए हम इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सरफेस गेज प्रायः दो प्रकार के होते हैं। सरफेस गेज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज के अन्य नाम भी होते हैं। सरफेस गेज के साथ साथ इसके दो नाम और होते हैं। उन दो नामों के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसका नाम एक और है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग मार्किंग करते हैं इसलिए इसका नाम मार्किंग गेज भी हो जाता है। मार्किंग ब्लॉक, इसका एक नाम मार्किंग ब्लॉक हो गया क्योंकि हम लोग इसके थ्रू क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, इसलिए इसका एक नाम और हो गया मार्किंग ब्लॉक। साथ ही साथ इसके ऊपर आप सभी यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ देख रहे हैं। इस पार्ट का नाम होता है स्क्राइबर, इसलिए इसका नाम हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसलिए इसका जो नाम हो गया एक और नाम हो गया स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो इसका दो नाम, इसके टोटल कितने नाम हो गए? तीन नाम, सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसके टोटल तीन नाम होते हैं। और साथ ही साथ अब हम चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड सरफेस गेज। पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड सरफेस गेज। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये हमारा पहले प्रकार का ही सरफेस गेज है। इस सरफेस गेज में आप सभी देख सकते हैं कि इसका जो बेस होता है, यहाँ नीचे में बेस होता है, वो या तो चौरस आकार का होता है या फिर गोलाकार आकार का होता है। तो यहाँ पर चौरस आकार का दिया गया है। इस चौरस आकार के बेस के ऊपर में ये जो रॉड लगा हुआ है, इस पहले वाले टाइप फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज में ये जो रॉड है ये इसके साथ परमानेंटली जुड़ी होती है। परमानेंटली कहने का मतलब है कि वो वेल्डिंग करके जोड़ दी जाती है, वो क्या की जाती है, वेल्ड करके जोड़ी जाती है, या फिर उसे क्या किया जाता है, थ्रेडेड बनाया जाता है, मीन्स चूड़ीदार, और यहाँ पर उसे फंसा दिया जाता है और ये परमानेंटली जुड़ी होती है, इसलिए इसे फिक्स्ड सरफेस गेज भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले नीचे ये जो पार्ट्स दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं बेस। उसके बाद ये जो बेस होता है ये हमारा बना होता है कास्ट आयरन का। इसके कास्ट आयरन के बनने के पीछे भी कुछ रीजंस होती हैं, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है इजीली अवेलेबल हो जाती है, भारी होती है, इसलिए इसका बेस बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ और चलते हैं, ये जो बड़ा सा रॉड दिख रहा है आप सभी को, इस रॉड का नाम होता है स्पिंडल। इस रॉड का नाम होता है स्पिंडल। और ये जो बनी होती है ये बनी होती है माइल्ड स्टील की। इसके बारे में और डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चलते हैं थोड़ा और ऊपर, यहाँ पर एक पार्ट जुड़ा होता है। ये पार्ट क्या करता है, इस वाले पार्ट को इसके साथ, इस स्पिंडल के साथ में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम होता है स्क्राइबर। इस स्क्राइबर के नाम पे ही इस पूरे गेज का एक और नाम हो जाता है स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो ये जो स्क्राइबर होता है ये बना होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का। अभी ये शॉर्ट डिस्कशन हो रहा है, इसके बारे में हम सभी आगे और चर्चा करेंगे। तो इस स्क्राइबर को इस स्पिंडल के साथ जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है स्नग। इस पार्ट का नाम होता है स्नग। स्नग क्या काम करता है, इस स्पिंडल को स्क्राइबर के साथ जोड़ता है और इसके थ्रू क्या करते हैं, हम सभी मार्किंग करते हैं। मीन्स हमारा जो जॉब होता है उस जॉब के ऊपर में हम मार्किंग करते हैं। और यहाँ पर एक जो दे दिया गया है ये क्या है, तो ये हमारा है क्लैंपिंग नट। इस क्लैंपिंग नट का सिर्फ एक काम है कि ये स्क्राइबर को स्पिंडल के साथ में क्लैंप करके रखने का काम करता है। तो ये जो हमारा अभी बना हुआ फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज है, फिगर है, इस फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में बहुत ही कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग स्नग का प्रयोग करते हैं, और ये जो स्नग है किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा और ये स्क्राइबर जो है हिलता रहता है। तो जिस कारण से क्या होती है कि इससे मेज़र करने में, मीन्स हम लोग जब स्टील रूट पे इसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो इससे मेज़र करने में बहुत ज़्यादा ये हिलने लगती है, जिससे कि इसका मेजरमेंट ख़राब हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो इसलिए इस वाले पूरे का प्रयोग वर्कशॉप में बहुत ही कम किया जाता है। तो प्रयोग किया किसका जाता है, तो ये तो पहला पार्ट था
फिक्स्ड सरफेस गेज। तो वर्क एक और जो होता है सेकेंड पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज, जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसका नाम मैं पहले नीचे लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है हमारा, इसी का ज़्यादातर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खास बातें होती हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया भी जाता है और इसके बारे में हम सभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है, इसके लिस्ट काउंट, जो मीन्स इसके द्वारा कम से कम जो मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे कि लिस्ट काउंट कहा जाता है, इसकी लिस्ट काउंट होती है 1 या 1/2 mm। मीन इसके द्वारा हम लोग मिनिमम जो मेजरमेंट मान सकते हैं वो 1/2 mm मीन्स 0.5 mm होती है। ये 0.5 mm होती क्यों है? क्योंकि इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो स्टील रूल के थ्रू करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर आप स्टील रूल को कुछ इस तरह से खड़ा कर देते हैं और स्टील रूल के ऊपर यहाँ पर जो मेजरमेंट होती है उसी को ये क्या करता है, कहीं और पर ले जाकर उसे शो करता है। तो स्टील रूल के मेजरमेंट के कारण और स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है 0.5, तो इस कारण से इस वाले टूल का भी नाम, इस वाले टूल का भी जो लिस्ट काउंट होती है वो हो जाती है 0.5 mm। तो चलिए हम सभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है ये फाइन मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइन मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका जो ये पार्ट होता है ये बेस के साथ में परमानेंटली नहीं जुड़ा होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में उसका स्पिंडल बेस के साथ परमानेंटली ना जुड़कर किसी एक पार्ट के थ्रू जुड़ा होता है। तो चलिए अब हम सभी क्या करते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसके पार्ट्स में हम सभी सबसे पहले देखते हैं ये वाला पार्ट, जो आप सभी देख सकते हैं ये वाला पार्ट। इस पार्ट का नाम है बेस। ये बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो कि हम सभी ने पीछे देखा था। फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज में बेस था, इसमें भी बेस है, बट इसका बेस जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसका जो बेस देख सकते हैं आप सभी, इसका बेस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक ग्रूव दिया गया है। इसका भी जो बेस बना होता है, इसका बेस भी बना होता है कास्ट आयरन का ही, क्योंकि कास्ट आयरन के ज़्यादातर बेस बनते हैं क्योंकि वो बहुत ही भारी होता है, जिससे कि उसे बेस बनाने में बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो इस तरह से ग्रूव बना हुआ है, इसे हम सभी कहते हैं वी ग्रूव। इसे कहा जाता है वी ग्रूव। ये जो वी ग्रूव दिया जाता है क्योंकि ये जो कास्ट आयरन का बने हुआ है, तो ये क्या किया जाता है कि इसके वी ग्रूव 2 कारणों से दिए जाते हैं। ये कास्ट आयरन के कारण बने होने के कारण ये बहुत ज़्यादा शुद्धता में बना होता है। जब हम सभी इसे सरफेस प्लेट पर रख कर प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सरफेस प्लेट के साथ में कुछ समय के लिए चिपक जाता है, तो इसे हटाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या करता है, वहाँ से एयर को पास होने देता है, जिससे कि उसके बीच में एयर गैप बना रहता है और इसे ईजिली हम हटा सकते हैं। ये बेस के साथ चिपकता नहीं है। और साथ ही साथ इसका ये जो ग्रूव दिया गया है वी ग्रूव, ये वी ग्रूव जो है ये लेथ मशीन पे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लेथ मशीन की जो बेड होती हैं वो बेड भी वी ग्रूव की बनी होती है, तो ये लेथ मशीन की बेड पर इजीली फिट हो जाती है और उसके बाद इसका प्रयोग वहाँ पर भी लेथ मशीन पर भी किया जा सकता है। तो इसका ये वी ग्रूव दिया होता है। फिर थोड़ा सा और आगे हम सभी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है, इसे कहते हैं गाइड पिन। इसे कहते हैं गाइड पिन। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। इसका नाम होता है गाइड पिन और ये बना होता है स्टील का। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्टील की। और ये जो है, इससे समझिए आप ऊपर से हैमर से थ्रो कीजिएगा तो ये थोड़ा नीचे से इस तरह से निकल जाएगा। तो ये जब नीचे से निकल जाएगा तो इसको क्या करते हैं, इसे हम सभी किसी एज पर, मीन्स मान लीजिए ये मेरा हाथ किनारा है, तो क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा नीचे पुश करके और उसके बाद इसे किनारे के थ्रू पैरेलल चला सकते हैं। तो किनारे के थ्रू पैरेलल चलाने के लिए गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है, या फिर कहीं पर समानांतर लाइंस खींचनी होती है सरफेस प्लेट के साथ साथ, तो भी गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। तो हम सभी यहाँ पर कुछ पार्ट्स को स्किप करके यहाँ पर चलते हैं पहले। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है स्पिंडल। स्पिंडल जो बनी होती है वो बनी होती है माइल्ड स्टील की, जैसा कि पीछे वाला बना हुआ था। तो ये भी क्या है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। और माइल्ड स्टील के बनने के कारण इसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत कम होती है, इसलिए इसे हार्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। केस
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछी जाती हैं कि माइल्ड स्टील को क्या किया जाता है। तो माइल्ड स्टील को केस हार्ड किया जाता है, और अब हम इसे केस हार्ड कर देंगे तो ये केस हार्ड का मतलब हो जाता है इसका सिर्फ अपर पार्ट को, मीन्स इसका जो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है स्पिंडल का, सिर्फ उसे हार्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि इसे बार बार अप एंड डाउन करेंगे तो ये क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए इसके अपर सरफेस को हार्ड कर दिया जाता है और यहाँ पर ग्रीसिंग कर दी जाती है ताकि ये ऊपर नीचे इसमें इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, स्पिंडल माइल्ड स्टील की बनी होती है जिसे केस हार्ड कर दिया जाता है। और ये जो स्पिंडल है इन्वर्स, ये जो स्पिंडल है आप सभी इसमें देख सकते थे कि इसका स्पिंडल क्या था, बेस के साथ में परमानेंटली जुटा हुआ था, लेकिन इसका स्पिंडल जो है वो बेस के साथ परमानेंटली जुटा हुआ नहीं है। तो जब बेस के साथ ये परमानेंटली नहीं जुटा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे आगे पीछे थोड़ा हम सभी इसे मूव कर सकते हैं। तो इसे आगे पीछे मूव करने के लिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये एक पार्ट एक्स्ट्रा जुटा होता है इसमें। इस पार्ट का नाम होता है स्पिंडल लॉक नट। स्पिंडल लॉक नट, इस पार्ट का नाम है स्पिंडल लॉक नट। ये क्या करता है, स्पिंडल को लॉक करता है। स्पिंडल को लॉक करने का काम करता है किसके साथ, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप सभी, इस पार्ट का नाम है रॉकर आर्म। इस वाले पार्ट का नाम है रॉकर आर्म। तो ये जो रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म का सिर्फ एक काम है, बस और बस एक काम। इस रॉकर आर्म का काम है कि ये स्पिंडल को बेस के साथ कनेक्ट करता है, और ये खुद मीन्स यहाँ पे स्पिंडल तो इस रॉकर आर्म के साथ जुड़ गया, और ये रॉकर आर्म खुद आकर कहाँ से जुड़ गया, तो बेस के साथ जुड़ गया। तो ये रॉकर आर्म जो बेस के साथ जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, स्प्रिंग एंड स्क्रू। स्प्रिंग और स्क्रू की हेल्प से ये जो रॉकर आर्म हमारा होता है, ये रॉकर आर्म बेस के साथ जुटा होता है। और यहाँ पर ये जो स्पिंडल लॉक है, स्पिंडल लॉक का प्रयोग करके हम सभी इसे घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पिंडल ये थोड़ा आगे या पीछे मूव करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसके स्पिंडल को किसी खास एंगल पर हम सभी क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल लॉक नट। स्पिंडल लॉक नट की सहायता से इसके स्पिंडल को आगे पीछे किसी एंगल पर या किसी खास मेजरमेंट पे मूव किया जा सकता है, मीन्स हिलाया जा सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और पार्ट दिया गया है, ये और छोटा सा पार्ट। ये जो पार्ट होता है ये क्या करता है कि हमारे रॉकर आर्म के इस वाले आर्म को नीचे यहाँ पर स्क्रू के साथ बेस में ये कसता है या ढीला छोड़ता है। तो ये जब कसता है तो ये क्या करता है, ये इसको पीछे की ओर खींचता है, और ये जब ढीला होता है तो ये क्या करता है, इसको आगे की ओर फेंकता है स्पिंडल को। तो इसके थ्रू क्या हो जाता है कि इस वाले नट को जैसे जैसे हम कसते हैं तो ये पीछे और ढीला छोड़ते हैं तो ये आगे। तो ये जब आगे पीछे होता है तो इसके साथ में ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये पार्ट भी क्या होगा, आगे पीछे होगा। तो ये जो होता है ये क्या करता है, हमारा फाइन एडजस्टमेंट करने का कार्य करता है। फाइन एडजस्टमेंट का मतलब बहुत ही सूक्ष्म मापों को, जैसे 0.5 mm, इन सब मापों को ये मेजरमेंट को आगे पीछे करने का काम करता है। तो इसका नाम हो जाता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यह माना जाता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका काम होता है फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। चलिए यहाँ नीचे में पूरा क्लियर हो गया, आप सभी को पता चल गया। ये जो बेस है कास्ट आयरन का बना होता है। फिर साथ ही साथ ये वी ग्रुप है, वी ग्रुप दो कारणों से होता है। किस लिए, तो पहला होता है ताकि इसे एयर टाइट ना होने दे, ये मतलब यहाँ से एयर पास होता रहे जिससे कि ये इजीली मूव कर सके, ये चिपक ना जाए बेस के साथ। बेस क्या, तो बेस सरफेस प्लेट के साथ में। साथ ही साथ इसका प्रयोग होता है वी ग्रुप, जो कि वी बेल्ट पर मतलब लेथ वेट पर जो वी बेल्ट दी होती है उसके ऊपर इसे इजीली रखा जा सके। साथ ही साथ ये जो है ये गाइड पिन है, ये गाइड पिन ऊपर से थोड़ा सा पुश करने पे नीचे की तरफ निकल जाता है, मीन्स ये अप एंड डाउन हो सकता है। और ये गाइड पिन जो बनी होती है वो स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग किया जाता है कि कॉर्नर से मीन्स सरफेस प्लेट के कॉर्नर से इसको सटाकर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो दिया गया पार्ट, इसका नाम होता है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म स्प्रिंग और स्क्रू की सहायता से बेस से जुड़ा होता है, और इसी में जुड़ा होता है स्पिंडल। और इस रॉकर आर्म में दो नट्स होती हैं, एक होता है स्पिंडल लॉक नट जो स्पिंडल को लॉक करता है, स्पिंडल को किसी एंगल पे मूव करने का अलाउंस देता है, स्पिंडल किसी एंगल पे मूव कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक स्क्रू जुटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इस स्क्रू का काम होता है कि इसमें फाइन एडजस्टमेंट को कंट्रोल करना, मीन्स बहुत ही सूक्ष्म मापों को कंट्रोल करना। अब और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये वाला स्पिंडल है जो माइल्ड स्टील से जुड़ा होता है, सॉरी माइल्ड स्टील का बना होता है, केस हार्ड किया जाता है इसे। और ऊपर आगे बढ़ते हैं हम सभी, तो हम सभी यहाँ पर चलते हैं इस वाले पार्ट के पास। इस वाले पार्ट का नाम है स्क्राइबर। इस वाले पार्ट का नाम है स्क्राइबर। और ये आप सभी देख सकते हैं कि इस स्क्राइबर के दो मुंह होते हैं। कितने मुंह होते हैं, दो मुंह।
मीन्स इस स्क्राइबर के पास दो मुंह दे दिए गए हैं, जैसे कि आप सभी ये देख सकते हैं, पहला ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। इस स्क्राइबर के पास दो मुंह हैं और इन दोनों को क्या किया जाता है, पॉइंटेड बनाया जाता है, जिससे कि क्या हो, इससे मार्किंग, मेनली मार्किंग इसी के थ्रू की जाती है। तो इससे मार्किंग करते समय ये जो पॉइंट है उससे के द्वारा लाइन को खींचा जा सके या लाइन को ड्रॉ किया जा सके, इसलिए इसे पॉइंटेड बना कर रखा जाता है। और ये हमारा जो स्क्राइबर है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का। ये किसका बना होगा, यहाँ पर ये बना होगा हाई कार्बन स्टील का। जब हाई कार्बन स्टील की बनी हुई मीन्स इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हाई है, मीन्स कार्बन की मात्रा उच्च है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हार्ड एंड टेम्पर्ड कर सकते हैं। मीन्स इसमें हार्डनेस और टेम्परेस का गुण दोनों ला सकते हैं। तो इसमें हार्डनेस और टेम्परेस जो होती है वो पूरे पार्ट में नहीं ला जाती है, बल्कि ये जो पॉइंटेड भाग है इस वाले भाग को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी है, तो इसे भी हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाएगा। तो इस दोनों पार्ट्स को क्या कर दिया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और इसमें एक सावधानी वाली बात होती है कि इसे हमेशा डाउन करके रखना चाहिए, इसे अप करके कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसे पकड़ कर हिलाएंगे तो हमारा आँख जो होगा लगभग यहाँ पर आ जाएगा हम देखने के लिए इसे मेजरमेंट, तो ये ऊपर रहेगा तो हमारे आँखों में गड़ सकता है, इसलिए हमेशा इसे कैसे कर रखना चाहिए, तो नीचे की ओर करके रखना चाहिए। चलिए हम सभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो नट दिया हुआ है, इस वाले नट का नाम है क्लैंपिंग नट। क्लैंपिंग नट। इस क्लैंपिंग नट का काम होता है स्क्राइबर को स्नग के साथ जोड़ कर रखना। इस क्लैंपिंग नट का काम होता है स्क्राइबर को स्नग, ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम है स्नग के साथ जोड़ कर रखना। और साथ ही साथ ये जो होता है ये इस स्क्राइबर को ये अलाउ करता है कि ये जो स्क्राइबर इस तरह से आप सब देख सकते हैं, ये इसके साथ एंगल में मूव कर सके, में ऊपर नीचे कहीं पर सेट हो सके। इस तरह से स्क्राइबर इस क्लैंपिंग नट के थ्रू ही होता है। और इस क्लैंपिंग नट को और थोड़ा ढीला कर दे तो ये वाला जो हमारा पार्ट है स्नग, ये थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम सभी, स्नग को थोड़ा और नीचे करके ले आएंगे, जिससे कि हमें स्टील रोल पर इससे मेजरमेंट लेने में बहुत ही आसानी पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सभी हम क्या करते हैं, इसके थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो ये है ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। सरफेस गेज कितने तरह के, सरफेस गेज के दो तरह के, फिक्स सरफेस गेज, एक होता है हमारा फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज, ये वाला, इसमें फिक्स्ड होता है ये पार्ट और इसमें बहुत कम पार्ट दी जाती हैं, इसमें मेजरमेंट बहुत ही ख़राब हो पाती है, इसलिए इससे क्या करते हैं, और इसमें मेजरमेंट ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए इसका प्रयोग वर्कशॉप में बहुत ही कम करते हैं। और वहीं इसकी जगह दूसरा जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज का। इसके द्वारा हम लोग फाइन मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए वर्कशॉप में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम सभी देखते हैं इसके यूजेस। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा हम लोग मार्किंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग समानांतर और सीधी लाइनों को खींचने के लिए, समानांतर लाइनों को चेक करने के लिए, चलिए देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टूल पार्ट रखा गया है और यहाँ पर इसको बेस बनाकर रख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्क्राइबर लगा दिया गया है। तो इस पर यहाँ से ये जो ड्रॉ लाइन हो रही है, ये समानांतर लाइन खींचने के लिए इसे सभी इस तरह से पकड़ कर इसे मूव करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, ये इस तरह से इस लाइन को कुछ और आगे तक लेते चली आएगी और ये पूरा का पूरा एक लाइन खींच देगी, जिससे कि क्या होगा, एक समानांतर लाइन, ये एक समानांतर लाइन खींचेगी। और साथ ही साथ आप सभी इसे थोड़ा और अच्छे से जूम करके देखिएगा तो आप सभी को पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमारा गाइड पिन है, यहाँ पर जो ये गाइड पिन था, इस गाइड पिन को थोड़ा आप डाउन कर दें तो ये गाइड पिन डाउन होने के बाद यहाँ नीचे चली आएगी। कहाँ चली आएगी, नीचे, जिससे क्या कर सकते हैं, इसे इजीली अब हम सभी पैरेलल मीन्स एज के या किनारे के साथ साथ इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर भी साथ साथ आगे बढ़ेगी और ये एक लाइन ड्रॉ कर देगी जो कि पैरेलल लाइन होगी। तो सरफेस गेज का एक पहला यूज़ ये हो गया कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी का एक फिगर यहाँ नीचे भी दिया गया है, देख सकते हैं पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहा है। और इसका एक और प्रयोग है पैरेलल लाइन को चेक करने के लिए भी, और साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन पर भी करते हैं। यहाँ देखिए ये लेथ मशीन का एक पार्ट का दिया गया है, ये एप्रन के ऊपर का पार्ट है, ये लेथ बेड है और ये चक पर लगा हुआ है गोल रॉड। और ये जो चक है, ये फोर्ज चक है। फोर्ज चक पर क्या होता है कि जो हमारा ये जो रॉड लगा हुआ है वो सेंटर में नहीं लग पाती है, हर बार इस चक के सेंटर में नहीं लग पाती है। तो जब हम लोग इस पर वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर खाबर चलेगा। तो इसलिए इसे सेंटर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटर में लगाने के लिए इसे
यहाँ पर सरफेस गेज का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो सरफेस गेज है ये देखिए यहाँ पर ये गोल बनाया गया है और ये फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज है, मतलब पहला वाला। तो इस वाले सरफेस गेज में ये जो स्क्राइबर का पार्ट है इसे यहाँ पर लगा दिया जाता है और चक को थोड़ा हम लोग घुमाते हैं तो ये कंसेंट्रिसिटी इसकी पता चल जाता है, ये गोल सेंटर में लगा हुआ है या नहीं। इस तरह से इसे पता किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्क्राइबर है, ये आगे से इस तरह से मुड़ा हुआ है और अगर हम सभी इसे यहाँ पर लगा दें, देख सकते हैं, तो इसे अगर हम घुमाते हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा टच करेगा, फिर इधर ये कम, तो उसी तरह से इसके ये पता चल जाती है। और साथ ही साथ इसका प्रयोग चेक करने के लिए भी किया जाता है। किस चीज़ को, तो पैरेललनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। तो चलिए इससे मार्किंग मेथड के बारे में जानते हैं। तो इससे के थ्रू मीन्स इसके किसके, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के थ्रू जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहला बात यह है कि सरफेस प्लेट जिस पर इसे रख कर मार्किंग करते हैं मीन्स जो ज़मीन होती है उसे पहले पूरी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्क, हमारा जो वर्क है उसके अनुसार से हमें सरफेस गेज की लंबाई वाली सरफेस गेज, ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, साथ ही साथ स्टील रूल उसी हिसाब से 30 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का कितना वाला स्टील रूल चाहिए आपको, वो स्टील रूल, फिर पैरेलल ब्लॉक, एंगल प्लेट, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू मेजर मीन्स मार्किंग करते हैं। और अब इससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी होती हैं। सावधानियों में पहला सावधानी ये होता है कि इसका जो पॉइंटेड है पार्ट है वो हमेशा पॉइंटेड मीन्स नुकीला होना चाहिए। इसे जो नीचे की तरफ करके रखा गया है इसे आप इस तरह से कभी ना रखें, मीन्स इस तरह से कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आँखों में गड़ सकता है, इसलिए इसे हमेशा नीचे करके रखना चाहिए। इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करती रहनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो इस वाले स्पिंडल को मार्किंग करते समय हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें, इसे ज़्यादा झुकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक बार इसका जो ये स्क्राइबर का ये जो पॉइंटेड पार्ट है तो इसे थोड़ा पीछे की ओर, मतलब ये स्पिंडल के साथ आसपास, ज़्यादा आसपास रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दूर होगी तो आप सभी मान लीजिए पेन को दूर से पकड़ कर आप सभी लिखने की कोशिश करते थे, हिल जाती है ना, तो उसी तरह से स्क्राइबर का जो पॉइंट दूर ज़्यादा चला जाएगा तो वो क्या होगा, मार्किंग करते समय बहुत ज़्यादा हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, तो मार्किंग हमारी क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और एक बात और होती है कि जब हम लोग इससे मार्किंग कर रहे होते हैं तो मार्किंग करते समय जो लाइन एक बार खींच दी गई उस लाइन के ऊपर दोबारा हम लोग को ड्रॉ नहीं करना चाहिए, उससे वो मार्किंग किया हुआ जगह ख़राब हो जाता है। और ये स्क्राइबर को ये क्लैंपिंग नट से अच्छी तरह से कस देनी चाहिए। उसके बाद जब हमारा काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो क्या करें, हम सभी इसके ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा दें या फिर ऑयल जो भी हमें मिल जाता है वो लगा दें। उसके बाद ये जो स्क्राइबर इस तरह से, उस स्क्राइबर को इस तरह से घुमाकर स्पिंडल के साथ कर देना चाहिए, जिससे कि वो जगह भी कम घेरेगा और किसी के हाथ या फिर आंखों में गड़ने का डर भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ इसका जो ये पार्ट है, इस पार्ट पर कहा जाता है कि यहाँ पर हम अब जब आप काम ना कर रहे हो तो कॉर्क लगाकर रख दें, जिससे कि क्या हो, ये पार्ट ख़राब ना हो। यहाँ पर कॉर्क के जैसा एक पार्ट आता है लकड़ी का, उसे लगाकर छोड़ देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यूनिवर्सल सरफेस गेज या फिर सरफेस गेज जिसका कि अन्य नाम भी है जैसे कि मार्किंग ब्लॉक और स्क्रैपिंग ब्लॉक, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यदि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप सभी से ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।